नमस्ते जी, मैं हूँ डॉक्टर शबाना हबीब, सहायक प्राचार्य सरकारी महिला महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम। मैं आज आप लोगों से मेरी किताब मधु कांगरिया के कथा साहित्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संवेदना पर चंद शब्द बोलने जा रही हूँ। ये किताब मेरा शोधपरक ग्रंथ है। मैंने उक्त विषय पर शोध किया था 2016 को, और इस किताब में जो है मधु कांगरिया के समस्त कथा साहित्य पर मैंने विचार किया है। 2016 तक उन्होंने जिन जिन रचनाएं की हैं उन समस्त रचनाओं को मैंने इनके अंतर्गत समाहित किया है। इस किताब की यही खूबी है कि इनमें मैंने मधु कांगरिया की कहानियों पर, उपन्यासों पर और उनकी अन्य रचनाओं पर विस्तृत विवरण दिया है। और इसके जो 5 अध्याय हैं, इन 5 अध्यायों का एक संक्षिप्त विवरण मैं आप लोगों को दे दूंगी। प्रथम अध्याय में मधु जी के व्यक्तित्व एवं सृजन पर प्रकाश डाला गया है और उसके अंतर्गत मैंने उनकी जो जीवन परिचय से लेकर साहित्यिक जीवन, वैवाहिक जीवन, जन्म एवं शिक्षा, फिर उनके व्यक्तित्व पर विचार किया है, फिर उनके सर्जना पर विचार किया है और कुल मिलाकर उनकी जो समस्त रचनाओं पर मैंने विचार किया गया है। इस पहले अध्याय में कहानीकार के रूप में वो क्या है और उपन्यासकार मधु कांगरिया, फिर उनकी कहानियों की विशेषताओं पर भी मैंने विचार किया है। नारी विमर्श की कहानियाँ, आतंकवादी एवं नक्सलवादी कहानियाँ, व्यवस्था विरोधी कहानियाँ, प्रेम संबंधी कहानियाँ, धार्मिक एवं बाल कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक और प्रौद्योगिक कहानियाँ, इन धाराओं में मैंने उनकी कहानियों को बांटकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और फिर उनके यात्रा वृत्त पर, गधे दर गद्य पर भी मैंने विचार किया है, उनके यात्रा वृत्त पर और उनके जो स्तंभ लेखन, संस्मरण, इन सारी की सारी विधाओं पर भी मैंने चर्चा की है इसके अंतर्गत। और उसके जो दूसरे अध्याय, पहला अध्याय उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर ही केंद्रित है। उस अध्याय के अंत में उन्हें अभी तक जिन जिन पुरस्कार मिले हैं उन पुरस्कारों के बारे में भी विचार किया गया है। दूसरा अध्याय जो है मधु कांगरिया के उपन्यासों में भाव, संवेदना और शिल्प स्वरूप, और शिल्प में जो नए नए प्रयोग हर एक काल की खूबी है, उन खूबियों का इस्तेमाल, उन प्रयोगों का इस्तेमाल मधु कांगरिया जी ने अपने कथा साहित्य में की है। इस पर भी मैंने विचार किया है। उपन्यास की भाव संवेदना और हर एक उपन्यास के जो कथासार प्रस्तुत करते हुए उसकी समस्याओं को भी मैंने प्रस्तुत किया है। और उनके उपन्यास सलाम आखिरी और पत्थाखोर, सेज पर संस्कृत, सूखते चिनार, इन उपन्यासों के विस्तृत विवेचन की है। उनके जो खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास से लेकर उनके जो सूखते चिनार उपन्यास तक मैंने इस पर शोध का विषय बना दिया है। और उसके बाद भी उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, उस पर मैंने इसमें विचार नहीं किया है। जब मेरा शोध कार्य पूर्ण हुआ उस समय उनके जो अंतिम उपन्यास थे सूखते चिनार। तो खुले गगन के लाल सितारे की यही विशेषता है कि नक्सलवाड़ी आंदोलन पर लिखा गया पहला उपन्यास शायद यही होंगे। और सलाम आखिरी जो है वेश्यावृत्ति को उजागर करने वाला एक सशक्त उपन्यास है। पत्थाखोर जो है नशाखोरी की समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। सेज पर संस्कृत उनकी ख्याति का जो स्तंभ ही माना जाता है। धर्म की आड़ में नारी का शोषण किस प्रकार हो रहा है उसे इस उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास मधु कांगरिया जी ने किया है। और सूखते चिनार जो है आतंकवादी पृष्ठभूमि पर फौजी जीवन को उजागर करने लायक एक उपन्यास है। तो उनके हर एक उपन्यास की यही खूबी है कि विषय की पुनरावृत्ति इनमें कतई नहीं है। हर एक उपन्यास में विषय बिल्कुल नूतन
लगने लगते हैं। इन उपन्यासों की शिल्प भी अत्यंत रोचक ही है। कथावस्तु हो, पात्र और चरित्र चित्रण हो, उसके संवाद हो, चरित्र गठन हो, वातावरण हो, इन सभी में एक खूबी हम देख सकते हैं। और उसके अलावा उसकी भाषा शैली की भी बहुत सारी खूबियां हैं, उस पर भी मैंने इसके अंतर्गत विचार किया है। भाषा शैली में जो अंग्रेजी और हिंदी को मिला के उन्होंने इसके अंतर्गत प्रयोग किया है, उसके अनेक उदाहरण इसके अंतर्गत मैंने दिया है। फिर उद्देश्य की दृष्टि से भी उनकी जो उपन्यास जो है बहुत सफल निकले हैं। हर एक उपन्यास के उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग ही है, क्योंकि विषय की जो गरिमा ही इसकी एक खासियत है। हर एक उपन्यास के विषय बिल्कुल नूतन एवं संगत लगते हैं, उसी प्रकार उसका उद्देश्य भी बिल्कुल नूतन एवं संगत लगने लगते हैं। शीर्षकों की सार्थकता भी बिल्कुल सराहनीय है। हर एक शीर्षक उन्होंने जानबूझ के सोच समझकर ही रखा है, ऐसा प्रतीत होता है। और तीसरा जो अध्याय इसमें है, मधु कांगरिया की कहानियों में अभिव्यक्त भाव, संवेदना एवं शिल्प स्वरूप। उनकी कहानियों में बहुत सारे विषय वैविध्य देखने को मिलते हैं। इसमें जो है जो मॉडर्न नारी किस प्रकार होना चाहिए उसका भी चित्रण किया हुआ है। फिर किस प्रकार हमें समाज के अनीतियों के खिलाफ लड़ना है, उस पर भी उन्होंने विचार किया है। उनके जो 6 कहानी संग्रहों को मैंने पठन का विषय बनाया है, उसमें 40 कहानियों को मैंने लिया है। इन सारी की सारी कहानियों के जो विषय तो बिल्कुल नवीन लगते हैं आप लोगों को पढ़ने से भी। नामर्द, लेडी कॉमरेड, लेडी बॉस, रहना नहीं, देश बिराना, लोड शेडिंग, बीतते हुए, आंसुओं मर्द होते हुए, बड़ा पोस्टर, दरअसल अम्मी, उड़ान, आसमान कितनी दूर, दाखिला, शून्य होते हुए, फैसला फिर से, एक रुकी हुई स्त्री, चूहे को चूहा ही रहने दो, अन्वेषण, ये सब बीतते हुए कहानी संग्रह में संकलित कहानियां हैं। और उसकी जो अगला जो कहानी संकलन है, अगला जो कहानी संकलन है भरी दोपहरी के अंधेरे में, इसमें 11 कहानियां हैं। इसकी जो अधिकांश कहानियां जो है पहले संग्रह में भी आ चुके हैं। इसमें कुछ नई कहानियां भी हैं, वो ये हैं, चूहे को चूहा ही रहने दो, अन्वेषण, रहना नहीं, देश बिराना है, लोड शेडिंग, लेकिन कॉमरेड, लेडी बॉस एवं बड़ा पोस्टर, ये सब जो हैं बीतते हुए संकलन की कहानियां हैं। इन कहानियों के अतिरिक्त इसमें जो है फाइल और अंत में ईशु, कीड़े, भरी दोपहरी के अंधेरे आदि कहानियां नूतन कहानियां हैं। हर एक कहानियों के जो विषय बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, इसकी समस्याएं भी बिल्कुल अलग हैं। जो फाइल कहानी जो है बहुत सारे जो विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में रखे हुए हैं। इसमें जो है अपनी माँ एक वेश्या होने के कारण उनकी बेटी को समाज में किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, उस पर लेखिका की दृष्टि पड़ी है। उसी प्रकार जो सेज पर संस्कृत उपन्यास जो है, वो उपन्यास बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में उपलब्ध किया हुआ है, रखा हुआ है पाठ्यक्रम में। धर्मांतरण की समस्या भी उनकी कहानियों में है। और अंत में इशू कहानी में जो धर्म परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, उस पर लेखिका की दृष्टि पड़ी है। और एक कहानी संकलन है और अंत में इशू, ये अंत में इशू कहानी संग्रह में समाहित कहानियां हैं। महाबली का पतन, फैलाव, मोहल्ले में, कुल्ला, काली पैंट, महानगर की मां और अंत में इशू। और उसकी जो भाव संवेदना
बिल्कुल नवीन है। महाबली का पतन जो है नक्सलवादी आंदोलन से संबंधित एक कहानी है। फैलाव जो है समाज के जो चार दीवारी के अंतर्गत दम घुटकर जीने वाली एक युवती अपने फैलाव चाहने पर उनको जिंदगी में क्या क्या सहना पड़ता है इस पर विचार किया हुआ नजर आते हैं। और मोहल्ले में जो है एक मोहल्ले का एक डॉक्टर की जिंदगी में क्या स्थान है उस पर दृष्टि डाला है। कुल्ला कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें नारी की प्रतिशोध भावना का प्रतीक ही ये कुल्ला है। काली पैंट नामक एक कहानी में अपाहिज व्यक्ति के प्रति हमें क्या दिखाना चाहिए इस पर लेखिका की दृष्टि पड़ी है। महानगर की माँ नामक कहानी में एक कमरे वाले घर में रहने वाली एक माँ अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए किस प्रकार चिंतित रहते हैं इस पर विचार किया है। इसकी समस्या भी बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। उनकी और एक कहानी संकलन है चिड़िया ऐसे मरती है। इसकी कहानियां हैं चिड़िया ऐसे मरती है, युद्ध और बुद्ध, नंदीग्राम के चूहे, बस 2 चम्मच औरत, चूहे को चूहा ही रहने दो और अंत में ईशु, भरी दोपहरी के अंधेरे, फाइल, अन्वेषण, दाखिला, लेकिन कॉमरेड, लोड शेडिंग। जिसकी कुछ कहानियां पिछले कहानी संकलन में भी आ चुके हैं। चिड़िया ऐसे मरती है एक संवेदन पूर्ण कहानी है। इसमें एक प्यार में डूबे हुए 2 व्यक्ति जो हैं अलग हो जाते हैं, फिर उनका मिलन हो जाता है। उस समय उस नारी की शादी हो चुकी है। अब उनके मन में सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही विचार है, अपने खोए हुए प्यार के बारे में वो चिंतित नहीं होते। तो इसके नायक ऐसा सोचते हैं कि चिड़िया ऐसे मरते हैं। यहाँ पर चिड़िया जो है मानवीय संवेदनाओं में आए हुए बदलाव को दर्शाने वाली एक प्रतीक है। और युद्ध और बुद्ध भी और एक कहानी है और इसमें फौजी जीवन को आधार बनाकर उनकी जिंदगी में उन्हें क्या कुछ सहना पड़ता है इस पर विचार करता हुआ नजर आता है। नंदीग्राम के चूहे भी अमीरों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं उसको आधार बनाकर लिखी गई कहानी है। बस 2 चम्मच औरत जो है इस कहानी की नायिका अपने देवर की डायरी पढ़ती है। नायिका उनकी पत्नी बनकर उनकी जो मेजर मनोहर सिंह राठौर से उनकी शादी हो जाती है। उनकी पत्नी बनकर वो इस घर में आती हैं। वहां उनकी माँ और देवर मात्र थे। नितिन के जन्म के तुरंत बाद राठौर का पोस्टिंग ऐसे इलाके में हो जाता है वहां आतंकवादियों से हुए हमले से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देवर ने अपना पूरा जीवन भाई के बेटे के लिए समर्पित कर दिया था। उसने शादी भी नहीं किया था और उसके जीवन का एक ही मकसद था नितिन को एक अच्छे सैनिक बनाना, एक फौजी बनाना। अनेक वर्षों के बाद देवर योगशैया में पड़ा हुआ नजर आता है। उस वक्त उनके द्वारा लिखी गई डायरी नायिका के हाथों पड़ गई और उससे औरत का संसर्ग चाहने वाले देवर का दिल जानने का मौका उन्हें मिला। यह जानने के बाद जीवन के अंतिम दिनों में उनको सहारा देने के लिए नायिका तैयार हो जाती है। यह तो नारी विमर्श का एक नया दायरा खुलाने लायक कहानी है। और एक कहानी संकलन है युद्ध और बुद्ध। इसकी कहानियां हैं युद्ध और बुद्ध, नंदीग्राम के चूहे, चिड़िया ऐसे मरती है, चिड़िया ऐसे जीती हैं, बस 2 चम्मच औरत, पॉलिथीन में पृथ्वी, 18 साल का लड़का, खाटा, विरासत, मिसफिट, काली चील, काला चश्मा, उसे बुद्ध ने काटा आदि।
तो उसकी जो पॉलिथीन में पृथ्वी बहुत बड़ी एक कहानी है। इसकी नायिका मेंटल हॉस्पिटल में है क्योंकि उनको गर्भपात करना पड़ा। गर्भपात करने के बाद अपने पति के इच्छा के अनुसार उन्हें गर्भपात करना पड़ा। गर्भपात करने के कारण उनके मन की अनुभूतियां खो जाती हैं, वो एक मेंटल पेशेंट बन जाती है। उनके मानसिक अनुभूतियों का चित्रण इस कहानी के जरिए प्राप्त होते हैं। 18 साल का लड़का जो है करियरिज्म की विद्रूपता को दर्शाने वाली कहानी है। और खाटा उत्तराधुनिक मनोवृत्ति पर आधारित कहानी है। विरासत कहानी आज की युवा पीढ़ी की दिशाहीनता पर विचार करती हुई कहानी है। मिसफिट जो है, हाँ, कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि विदेश में रहकर भारत आने वाले न कि विदेशी वातावरण को, विदेशी संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना सकते हैं, न कि भारतीय संस्कृति को, या अपने आप को मिसफिट महसूस करते हैं। इस पर विचार करने वाली एक कहानी है ये। फिर काला चश्मा जो है फौजी जीवन की विद्रूपताओं को दर्शाने लायक कहानी है। उसे बुद्ध ने काटा उत्तराधुनिक जीवन शैली पर आधारित कहानी है। लेखिका को उनके बेटे ने जिन जिन ब्रांडों की चीजें इस्तेमाल करने के बारे में बता देते हैं, इस पर ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने जीवन से ही इस कहानी की रचना की है। इस प्रकार देखेंगे तो इनकी कहानियों में जो है बहुत सारी जो समस्याएं हमारे आस पड़ोस के नजर आते हैं। उनकी जो कहानियों के शिल्प पक्ष भी बहुत बढ़िया है। चरित्र गठन हो, संवाद हो, फिर उद्देश्य हो, भाषा शैली हो। और उसमें जो है भाषा शैली की खासियत यह है कि अलंकारिकता एवं काव्यात्मकता का प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मकता, ध्वन्यात्मकता है, बिंदु प्रयोग यानी कि डॉट्स प्रयोग है इसमें। फिर पात्रानुकूल एवं स्तरानुकूल भाषा का प्रयोग, दृश्यात्मकता, चिंतोद्दीपकता, यवनात्मक भाषा प्रयोग, वासना परक भाषा प्रयोग, बंगाली, अंग्रेजी एवं कश्मीरी भाषा का प्रयोग, वर्णनात्मकता, आत्मकथात्मकता, पूर्वदीप्ति शैली, नाटकीयता, फैंटेसी शैली, पत्रकारिता शैली, ये सब उनकी शैली की खासियत है। और 14 अध्याय है सामाजिक एवं सांस्कृतिक संवेदना एक विश्लेषण। इसमें संवेदना के जो परिभाषा एवं अर्थ पर विचार किया है पहले, इसके बाद सामाजिक संवेदना क्या है, समाज के अर्थ और परिभाषा पर विचार किया है। सामाजिक संवेदना के विभिन्न पक्ष, उसके अंतर्गत पारिवारिक संवेदना, वैवाहिक संवेदना एवं स्त्री पुरुष संवेदना, धार्मिक संवेदना और नीति न्याय व्यवस्था और खोई मानवीय संवेदना, सांस्कृतिक संवेदना, इन संवेदनाओं पर विचार किया है। इसके बाद जो है संस्कृति के अर्थ और परिभाषा पर विचार किया है। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है इसे दिखाने का प्रयास किया है। संस्कृति और समाज, फिर भारतीय संस्कृति की खासियत क्या है, उसकी विशेषताओं पर विचार किया है। और फिर इनको दृष्टि में रखते हुए मधु कांगड़िया के साहित्य में, कथा साहित्य में सामाजिक संवेदना का चित्रण किस प्रकार किया हुआ है, इसे ढूंढ निकालने का प्रयास किया है। तो पारिवारिक संवेदना में हमें पता है कि परिवार समाज का अहम हिस्सा होने के कारण पारिवारिक संवेदना का महत्व जरूर है। तो हर एक उपन्यासों में पारिवारिक संवेदना भरपूर दिखाई देते हैं। परिवार से जुड़ी हुई संवेदना ही इसके अंतर्गत आते हैं। उनके जो खुले गगन के लाल सितारे में भी परिवार का चित्रण है, परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक संघर्ष का चित्रण है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो उसी प्रकार जो सेज पर संस्कृत में, सलाम आखिरी में, पत्थाकोर उपन्यास में, सभी में एक क्या है, परिवार के जो रिश्ते नाते, इन सभी का चित्रण किया हुआ है। उसी प्रकार उनकी कहानियों में भी परिवार एक अहम हिस्से के रूप में देखने को मिलते हैं और उसमें पारिवारिक संवेदनाएं भरपूर देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो नारी संवेदना से भरपूर है उनके जो कथा साहित्य, खुले गगन के लाल सितारे की सशक्त कथापात्र माँ गंगाबाई, फिर पारसी,
मुन्नी, मणिदीपा, इन सारी की सारी जो संवेदनाएं बिल्कुल अलग है। और सलाम आखिरी उपन्यास में नारी संवेदना भरपूर देखने को मिलते हैं। इसमें जितने जो वेश्याओं के जीवन से गुजरने का मौका हमें मिलते हैं, उनकी संवेदनाएं बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग जो हैं मजबूरी से उसे अपनाते हैं, कुछ लोगों को जो है अपने रिश्तेदार ही इस धंधे में धकेल देते हैं। तो इसलिए उनकी अनुभूतियों में, उनकी संवेदनाओं में बदलाव देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जो है कहानियों में भी नारी संवेदना बिल्कुल अलग चीजें नजर आते हैं। एक में जो ममतामयी माँ का चित्रण है, तो दूसरे में प्रतिकार करने वाली नारी की मनोवृत्ति का चित्रण है। और फिर नायिका का चित्रण भी है। वह स्त्री पुरुष संवेदना, वैवाहिक संवेदना से भरपूर है उनका कथा साहित्य। वैवाहिक जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहते हैं पति पत्नी, उस पर भी उपन्यासों में विचार किया है। फिर किस प्रकार जो परिवार टूट जाते हैं, इसे टूटे परिवार का चित्रण भी कुछ जगहों पर हम देख सकते हैं। फिर हमारी जो सांस्कृतिक संवेदना का चित्रण भी इसमें हमें देखने को मिलता है। पाश्चात्य संस्कृति से लगाव और भारतीय संस्कृति से अलगाव भी कुछ कहानियों में और उपन्यासों में देखने को मिलते हैं। 5वां अध्याय है मधु कांगरिया के कथा साहित्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संवेदना। इसमें साहित्य और संवेदना का क्या संबंध है, इस पर विचार करते हुए उपन्यास साहित्य में संवेदना की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुआ है, उस पर विचार किया है। और कहानी साहित्य और संवेदना का क्या संबंध है, इस पर विचार करते हुए उपन्यासों में अभिव्यक्त जो धार्मिक संवेदना और फिर कहानियों में अभिव्यक्त धार्मिक संवेदना, नीति न्याय व्यवस्था और खोई हुई मानवीय संवेदना पर भी विचार किया हुआ है। और इसमें यही खासियत देखने को मिलता है कि धार्मिक संवेदना के अंतर्गत बहुत कुछ बातें समेटने का प्रयास लेखिका ने की है। तो हम तो जानते हैं कि धर्म पर मानव का अटल विश्वास है। धार्मिक विश्वास व्यक्ति व्यक्ति में बदलता रहता है। तो खुले गगन के लाल सितारे, सेज पर संस्कृत सूक्ते चिनार उपन्यास में धार्मिक संवेदना देखने को मिलते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हर एक जाति का शोषण दूसरे जाति के लोग ही करते हैं, लेकिन सूक्ते चिनार इसका अववाद है कि सूक्ते चिनार और सेज पर संस्कृत से इसका पता मिलता है कि शोषण तो अपने ही जाति वाले ही करेंगे, फिर नारी शोषण ही जोरों पर धर्म की आड़ पर होते रहता है, इस पर भी विचार किया है। कहानियों पर भी इसका चित्रण हमें देखने को मिलते हैं। शून्य होते हुए, अन्वेषण और अंत में ईशु, भरी दोपहरी के अंधेरे, इन कहानियों में धार्मिक संवेदना भरपूर है। फिर उपन्यासों में जो नीति न्याय व्यवस्था और खोई मानवीय संवेदना का चित्र किस प्रकार है, इस पर विचार किया है। कहानियों में भी खोई मानवीय संवेदना किस प्रकार है। आजकल जो मानव जो है करियरिज्म के पीछे चलते चलते मशीन बन चुके हैं, तो इसलिए मानवीय संवेदना उनसे विलकते जा रहे हैं। इन तमाम बातों पर जो युवा पीढ़ी में जो मनुष्यत्व रहित प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी आजकल, इस पर लेखिका ने विचार किया है। क्योंकि हम तो मशीनी सभ्यता के पीछे पीछे चलते हुए बिल्कुल मशीन बन चुके हैं। करियरिज्म ही हमारे लिए सबसे बढ़िया है, उसके हिसाब से मानवीय अनुभूतियों का कोई स्थान नहीं है। इस पर लेखिका की दृष्टि पड़ चुकी है। और मधु कांगरिया के कथा साहित्य में सांस्कृतिक संवेदना किस प्रकार है। आजकल देखने को मिलता है कि हम विदेशी सभ्यता के पीछे पीछे चलते हैं, भारतीय सभ्यता की खूबियों को अपनाने में हम हिचकते हैं। इसका अंजाम क्या होता है, इस पर लेखिका ने विचार करते हुए नजर आती है।
इन तमाम बातों को मैंने इस किताब के अंतर्गत समेटने का प्रयास किया है। और अंत में जो है, मैंने जो कुछ भी उनके कथा साहित्य पढ़ते ही मुझे जो कुछ भी लगा है उसे उपसंहार के तौर पर लिखे हुए हैं। तो ऐसे होल खास तौर पे ये किताब पढ़ने पर मधु कांगरिया का स्थान हिंदी साहित्य में कैसा है, किस प्रकार है, उन्होंने किन किन विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है, इस पर विचार, इस पर एक दृष्टि हमें आ जाएगी। और इस पर ध्यान देने के लिए बहुत सारी चीजें उनकी रचनाओं पर है, रचनाओं में है। ये भी नहीं, उनके यात्रा वृत्तांत इतना सुंदर है कि जो नई पीढ़ी की कोई भी रचनाकार उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त इस प्रकार आंखों देखा वर्णन कतई नहीं कर सकते। ये भी नहीं, उन्होंने कुछ संस्मरण भी लिखे हैं। ये संस्मरण इतना सुंदर है कि ये हमें हमारे मन में ऐसा एक क्या है, हमारे मन को भा लेते हैं। उनकी लेखनी की यही शक्ति है कि उन्होंने कभी भी कोरे मन से नहीं लिख लेते। जिन बातों को लेकर उन्होंने लिखना चाहते हैं वहां जाके अनुभूति सत्य के आधार पर ही उन्होंने लिखने का प्रयास किए हैं। तो इसलिए उनकी लेखनी का हिंदी साहित्य में अपना महत्व जरूर है। तो यही वो किताब है और ये किताब अमन प्रकाशन की ओर से ही प्रकाशित होकर आए हैं। और इस किताब की यही खासियत है कि इनमें मधु कांगरिया के समस्त कथा साहित्य समेटने का प्रयास मैंने किया है। और कथा साहित्य के अतिरिक्त इसमें उनके संस्मरण, उनके यात्रा वृत्तांत, इन तमाम चीजों को भी समेटने का प्रयास मैंने किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।